नमस्कार साथियों, मैं योगेश पाल आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। आज हम जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, क्या इसके प्रमुख तथ्य हैं और क्या इसकी एग्जाम में मुख्य भूमिका है। तो शुरू करते हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर और जो कहाँ से शुरुआत होती है चलिए हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जो तिब्बती भाग है यानी कि ये कैलाश पर्वत के आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मानसरोवर लेक। मानसरोवर जो झील है या लेक है, ठीक है। इसके आप पूर्वी साइड जाएंगे करीब 80 किलोमीटर तो यहाँ पर आपको मिलेगा चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, या जैसे हिंदी में कहें हिमानी, ठीक है। और इसी के पास एक और है आंगसी ग्लेशियर या आंगसी हिमानी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम स्थान क्या है, तो मोस्टली आपको चेमा युंगडुंग ग्लेशियर मिलेगा और या हिमानी हिंदी में कहते हैं। कहीं कहीं पर आंगसी भी पूछ लिया जाता है। तो ये दोनों ग्लेशियर से धारा निकलती है और जो ब्रह्मपुत्र नदी ये बनती है, ठीक है। तो आगे ये जो है ये इस तरह से नदी जा रही है, ठीक है। तो ये जो है तिब्बत में इसका जो नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र का, उसे हम क्या कहते हैं? यारलुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो के नाम से ये तिब्बत में जानी जाती है। तिब्बत जो है चाइना का भाग है। यारलुंग सांगपो नदी, ठीक है। ये जो है पूरे हिमालय के समानांतर बहती है और अरुणाचल प्रदेश में एक तीखा मोड़ लेती है, ठीक है। और ये कहाँ पर? नामचा बारवा पर्वत। जैसे कि मान लीजिए अब ये यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ये टर्न होती है तो यहाँ पर ये क्या है, एक कैनियन का निर्माण करती है सांगपो नदी जो है। कहाँ पर? ये चाइना भारत में प्रवेश होने से पहले सांगपो कैनियन का निर्माण करती है। क्योंकि ये सांगपो नदी पर बना रहा है कैनियन, इसलिए इसको सांगपो कैनियन कह रहे हैं। जो ग्रैंड कैनियन है कोलोराडो रिवर, जो कि अमेरिका का एक राज्य है एरिजोना, वहाँ पर ये ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। कौन सी नदी? कोलोराडो रिवर, ठीक है। और भारत में यानी कि जो सांगपो रिवर जो है वो कैनियन का निर्माण करती है। कैनियन क्या होता है? जैसे कोई एक नदी है अपने तेज बहाव से क्या करती है, पर्वत को काटती है और गहरा करती हुई जाती है। ज़्यादा चौड़ा नहीं होता लेकिन गहरा होता है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैनियन बोलते हैं। और उससे कम सकरा हो, गहरा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? गॉर्ज। तो ये जो नदी है सांगपो कैनियन का निर्माण करती है। सांगपो जो नदी है कैनियन का निर्माण करती है कहाँ पर? नामचा बारवा पर्वत को काटकर। इधर जो पर्वत है वो कौन सा है? नामचा बारवा पर्वत, ठीक है। तो सांगपो कैनियन नामचा बारवा पर्वत को काटकर ये कैनियन का निर्माण होता है। इसके बाद फिर आगे ये क्या करती है? ये जो नदी है यांगयाप दर्रा से भारत में प्रवेश करती है और यहाँ पर एक गॉर्ज का निर्माण करती है यांगयाप दर्रा के पास, जिसको हम बोलते हैं देहांग गॉर्ज। चूँकि अरुणाचल प्रदेश में सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी को देहांग बोला जाता है। और गॉर्ज मैंने आपको बताया जो कैनियन का सबसे मतलब कैनियन एक गहरा, कैनियन को क्या बोलते हैं? जैसे कोई नदी है जो पर्वत को क्या करती है? काटती है और गहरी करती जाती है। और गॉर्ज जो होता है वो वी आकार की घाटी, जैसे कि नदी जो बह रही है, ये पर्वत था, इसको काटती हुई जा रही है, इसको गहरा करती जा रही है, यानी वी आकार का शेप बना रही है, तो उसे गॉर्ज बोलते हैं। थोड़ा चौड़ा हो, गहरा हो, उसे हम बोलते हैं कैनियन। सकरा हो तो गॉर्ज बोलते हैं। तो भारत में ये क्या करती है? यांगयाप दर्रा के पास गॉर्ज का निर्माण करती है और भारत में या अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को क्या बोला जाता है? देहांग कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? गॉर्ज देहांग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और फिर इसको जो ब्रह्मपुत्र नदी है, स्टार्टिंग में इसका नाम क्या होता है? सियांग होता है। क्योंकि इधर अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले से होती हुई जाती है, इसलिए इसका नाम सियांग हो जाता है। और उसके बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है? देहांग। तो अरुणाचल प्रदेश में ये दो नामों से जानी जाती है, पहले सियांग और उसके बाद देहांग, ठीक है।
तो इसके बाद फिर क्या होती है, ये जो नदी है यानी ब्रह्मपुत्र नदी है, इसमें इसकी एक सहायक नदी आती है, पहली एक सहायक नदी आकर मिलती है इसमें, जिसे हम क्या बोलते हैं, दिबांग। दिबांग जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। और ये जो जहाँ पर आकर मिलती है वो कहाँ पर, ये पासीघाट एक जगह है। पासीघाट ये असम का इलाका है, असम का भाग है पासीघाट। तो वहाँ पर ये नदी ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती है। और एक और नदी आकर मिलती है जिसका नाम है लोहित नदी। जो लोहित नदी है इसको खून की नदी या खूनी नदी भी कहते हैं। अब खूनी नदी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो नदी है, इस नदी में यानी कि आसपास लाल मिट्टी होने के कारण ये इसका जो पानी है हल्का लाल सा दिखता है। इस वजह से लोग इसको खून की नदी या खूनी नदी भी कहते हैं। किस नदी को, लोहित नदी को। ठीक है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण फैक्ट और है, एक क्या, कि ये जो नदी है लोहित नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है, उपनदी है, इस पर एक पुल बना हुआ है, ब्रिज बना है, जिसको बोलते हैं ढोला सदिया का पुल। क्या बोला जाता है, ढोला सदिया। यानी कि जो असम का ये जो भाग है ये सदिया है, ये ढोला है, यानी कि ढोला को सदिया से जोड़ने का काम करता है ये वाला जो ब्रिज है। और पहले इसको ढोला सदिया कहते थे, लेकिन अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है इस पुल का, और इस पुल का नाम कर दिया गया है भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका सेतु यानी कि सड़क पुल है ये। और ये भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, जिसकी जो लंबाई है, कुल लंबाई है वो है 9.16 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, जो कि किस पर बना हुआ है, लोहित नदी पर। जो लोहित नदी है वो क्या है, ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है ना, उपनदी है। ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। फिर एक ब्रिज आपको और मिलेगा यहाँ पर, जो बोगीबील ब्रिज है, जो क्या करता है, डिब्रूगढ़ को धेमाजी से जोड़ने का काम करता है ये वाला जो पुल है। ठीक है। डिब्रूगढ़ असम का भाग है, यानी कि ये इसके बाद से ये जो क्या है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो मैदानी भागों में आना प्रवेश करती है, और इधर तक यहाँ पर ये पहाड़ों में ये चल रही थी नदी। ठीक है। तो ये जो पुल है, इस ब्रिज है, इस ब्रिज को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इस ब्रिज को बोला जाता है बोगीबील ब्रिज। बोगीबील ब्रिज। और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 4.94 किलोमीटर। 4.94 किलोमीटर। और ये डिब्रूगढ़ है, ये ऑयल रिफाइनरी के लिए फेमस है, यहाँ ऑयल की रिफाइनरी होती है। ठीक है। तो ये जो बोगीबील ब्रिज है वो क्या करता है, धेमाजी को डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। किस पर बना हुआ है ये पुल, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ये जो लोहित नदी पर है वो कौन सा है, भूपेन हजारिका सेतु। भूपेन हजारिका का संबंध असम से है। ये एक कवि हैं, गायक हैं, और इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। ठीक है। जो कि भारत का सबसे बड़ा क्या है, ये सड़क पुल है। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक नदी आके यहाँ पे मिलती है जिसका नाम है बूढ़ी दिहिंग। बूढ़ी दिहिंग नदी। तो जो बूढ़ी दिहिंग नदी है वो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, जो कि ब्रह्मपुत्र में आकर मिल जाती है। और इसके बाद देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ पर एक क्या बनाती है, एक रिवर आइलैंड बनाती है, नदी द्वीप बनाती है। ठीक है। आइलैंड आपने सुना होगा सागर के बीच में, लेकिन ये तो कहाँ पर है, नदी पर बन गया है। यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र है इसकी असम में चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और ये आइलैंड कैसे बना, आप इसको समझ लें थोड़ा सा। देखिए, ये जो नदी है यानी कि ब्रह्मपुत्र जहाँ से स्टार्ट होती है, यानी यारलुंग सांगपो चाइना में, तिब्बत में, ये पहाड़ी रीजन से आती है। और इसका पानी का वेग ज़्यादा होने की वजह से ये जो अपने रास्ते में जो पर्वत पठार है उनको काटते हुए उनको अपने साथ बहा कर लाती है अवसाद ये। और फिर इधर ये सब पहाड़ी इलाका ही है। फिर उसके बाद से ये असम में प्रवेश करती है तो ये मैदानी भाग में आती है। आप जानते हैं कोई भी चीज़ अगर ऊपर से आती है
तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और कोई चीज़ अगर समतल पे चलेगी, यानी जो जल है समतल पे चलेगा, तो उसकी जो स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर ये जो यहाँ से क्या करती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है और अपने साथ जो अवसाद बहाकर लाती है, तो वो इधर आकर एक जगह यहाँ पर क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और हजारों सालों की, एक साल की प्रक्रिया नहीं है, हजारों सालों की प्रक्रिया, धीरे धीरे अवसाद जमा होते गए और यहाँ पर क्या बन गया, एक आइलैंड बन गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, माजुली के नाम से ये जाना जाता है, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप के नाम से ये जाना जाता है और इसको 2016 में जिला घोषित किया गया है। और इसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है, 1.6 लाख, 1.6 लाख इसकी जनसंख्या। यानी कि इस आइलैंड पर, रिवर आइलैंड जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, यानी कि नदी के बीच में ये आइलैंड बना हुआ है। ठीक है, कौन सा, माजुली, जो कि कहाँ पर है, असम में। किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसको जिला घोषित किया गया 2016 में और इसकी जो जनसंख्या है वो 1.6 लाख जनसंख्या है। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम आगे देखते हैं। तो इधर से एक नदी आती है, सुबनसिरी नदी, सुबनसिरी, सुबनसिरी नदी जो कि इधर भूटान से आती है। इसको गोल्ड रिवर भी कहते हैं। ठीक है, गोल्ड रिवर क्यों कहते होंगे, क्योंकि पीली जैसी दिखती होगी, यानी कि पीली मिट्टी के कारण जो है पीला दिख रहा है। ठीक है, और इसको खून की नदी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लाल मिट्टी के कारण ये लाल सी दिख रही है, इसको खूनी नदी कह रहे हैं। तो ऐसी उसकी विशेषता के आधार पर उसके नाम तय हो जाते हैं। ठीक है, तो सुबनसिरी के बारे में आपको बता दूं कि जो सुबनसिरी नदी है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी उपनदी है, यानी उपनदी यानी सहायक नदी। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है सुबनसिरी, ये याद रखें आप, ये बहुत बड़ा फैक्ट एग्जाम में कभी पूछ लिया जाता है। एग्जाम में देते हैं कि लोहित नदी या सुबनसिरी या धनसिरी या कामेंग, इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो आप क्या कहेंगे, सुबनसिरी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये जो सुबनसिरी है, जो जहाँ पर असम में आकर मिलती है, वो जगह है लखीमपुर। लखीमपुर में आकर असम की एक जगह है, असम में एक क्षेत्र है लखीमपुर, वहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र में आकर ये नदी मिल जाती है, सुबनसिरी। इसके बाद एक नदी आती है इस साइड से, जिसे बोलते हैं धनसिरी। धनसिरी नदी। ठीक है, तो एक सहायक नदी ये हो गई। अब इसके बाद एक नदी और आती है यहाँ से, वो है मानस नदी। मानस नदी, तो देखिए मानस नदी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है, क्योंकि मानस नदी के पास ही क्या है, मानस नेशनल पार्क है। ये काफ़ी बड़ा फैक्ट है, यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है मानस नेशनल पार्क। और इस नेशनल पार्क में क्या है, एलिफेंट रिजर्व है, यानी कि हाथियों का संरक्षण किया जाता है, एलिफेंट रिजर्व। और टाइगर रिजर्व भी है, क्या है, टाइगर रिजर्व। इसके साथ ही इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। यूनेस्को ने कब किया है, 1985 में। 1985 में किसको, यानी कि जो मानस रिवर है या मानस के आसपास जो टाइगर रिजर्व है, इसको क्या कर दिया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। कब, 1985 में। और ये जो नदी है वो क्या, असम में आकर ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर ये नदी मिल जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, तो इसकी एक और सहायक नदी है संकोश। संकोश नदी इसमें आकर मिलती है। फिर इसके बाद एक नदी आकर मिलती है इस साइड से, जिसे बोलते हैं कोपली नदी। कोपली नदी जो कि कहाँ से निकलती है, मेघालय के पठार से, यानी मेघालय से ये नदी आती है, कोपली नदी। और
इस नदी के किनारे क्या है, कामरूप नगर स्थित है। कामरूप नगर काफ़ी फेमस नगर है, इतिहास में इसका जिक्र होता है कामरूप नगर। और इसी नदी के किनारे कामरूप मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखें कहाँ पर, कोबली नदी के किनारे कामरूप नगर है। और ये कहाँ से निकलती है, ये नदी है मेघालय के पठार से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे देखिए ये जो नदी है फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इस तरह से ऐसे मोड़ लेती है। ठीक है, और फिर इधर से एक सहायक नदी, महत्वपूर्ण सहायक नदी है, वो आती है जिसका नाम है तीस्ता। ये जो नदी है तीस्ता नदी है, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो नदी है तीस्ता नदी, इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है। थोड़ा सा मैं इसको रिच कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। तो तीस्ता नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, जेमू ग्लेशियर से होता है, या जेमू हिमानी। और इसके पास में ही है चोलामू झील। ठीक है, ये जो जगह है वो कहाँ पर है, सिक्किम। ठीक है, तो तीस्ता जो नदी है वो सिक्किम से उसका ओरिजिन होता है, यानी कि जेमू हिमानी, जेमू ग्लेशियर से निकलती है। और फिर चोलामू झील में जो ग्लेशियर का पानी है वो धीरे धीरे जमा होता है। फिर वहाँ से एक धारा बनती है नदी, जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होते हुए ये यहाँ पे बांग्लादेश में ये प्रवेश करती है। इस नदी के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि ये 1787 से पहले, 1787 से पहले ये जो नदी है गंगा की सहायक नदी थी। किसकी, गंगा की सहायक नदी। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो नदी है इसने अपना क्या कर लिया है, मार्ग परिवर्तन कर लिया है, किया है। किसने, तीस्ता नदी, जिसका ओरिजिन कहाँ से होता है, सिक्किम में एक जेमू ग्लेशियर, जेमू हिमानी है वहाँ, और उसके पास में ही चोलामू झील है, वहाँ से ये नदी निकलती है। ओरिजिन होता है किसका, तीस्ता नदी का। और ये जो नदी है वो कहाँ पर, रंगपुर, यानी कि जो बांग्लादेश का एक क्षेत्र है रंगपुर, वहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी में आकर ये जो नदी है मिल जाती है, इसका संगम होता है। ठीक है, ये जो तीस्ता नदी है इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है रंगीत नदी। क्या है, रंगीत नदी। और रंगीत नदी है, इसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है, रंगोत हिमनद से, रंगोत ग्लेशियर से होता है। रंगोत हिमनद या ये हिमानी, रंगोत हिमानी से इसका क्या होता है, उद्गम होता है, जो कहाँ पर है, ये भी सिक्किम से ही निकलती है, सिक्किम। ये थोड़ा सा इसको, तो ये जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, सिक्किम से ही निकलती है ये भी। ठीक है, और रंगीत नदी के बारे में बता दूं कि ये जो रंगीत नदी है ये क्या बनाती है, छिप्रकाएँ बनाती है। छिप्रकाएँ ये इस तरह से, कैसे, मतलब छोटे छोटे क्या जलप्रपात यानी वाटरफॉल का निर्माण करती है। और इस पर क्या रिवर राफ्टिंग होती है, इस पर लोग क्या करते हैं, रिवर राफ्टिंग के लिए आते हैं। करीब 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जितना भी वो करना चाहे। तो रंगीत नदी ये क्या रिवर राफ्टिंग के लिए फेमस है, क्योंकि इस पे क्या है, छिप्रकाएँ यानी कि छोटे छोटे जलप्रपात बनाती है, जिससे कि नीचे जाने में स्पीड में क्या होती है, आसानी होती है। और ये तीस्ता नदी पर भी कहीं थोड़ी सी जगह पे क्या रिवर राफ्टिंग का के लिए लोग जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए ये जो नदी है यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये बांग्लादेश में प्रवेश कर गई है। और बांग्लादेश में इस नदी को, जो ब्रह्मपुत्र को इसका नाम हो जाता है वो होता है जमुना। ठीक है, और इधर असम में इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ठीक है, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या हो जाता है, जमुना। जैसे कि आप पाकिस्तान में जाएंगे यानी कि जो मुस्लिम लोग हैं वो अपने पिता को क्या बोलते हैं, अब्बू। भारतीय लोग क्या बोलते हैं, पिताजी, पापा, है ना। तो इस तरह से ही मतलब अलग अलग संस्कृति, अलग कल्चर में अलग अलग भौगोलिक जगहों पर लोग एक ही चीज़ को अलग अलग नाम से पुकारते हैं। ऐसे ही आपने देखा कि चाइना तिब्बत में यालुंग सांगपो कहते है ना, अरुणाचल प्रदेश में पहले सियांग फिर दियांग कहते हैं।
असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, बांग्लादेश में आते हैं तो इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना। ठीक है, अब देखिए इसकी एक और सहायक नदी है, यानी कि इसमें एक और नदी आकर मिलती है जो काफ़ी फेमस है, महत्वपूर्ण है भारत की, जिसे बोलते हैं गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा नदी कहते हैं। और ये जो नदी जहाँ पर मिलती है वो जगह है, वो है चांदपुर, यानी बांग्लादेश में। बांग्लादेश की एक जगह है चांदपुर, वहाँ पर जो है ये जो गंगा नदी और जो ब्रह्मपुत्र नदी इसका संगम होता है, यानी कि हालांकि इसका नाम जमुना हो जाता है और ये पद्मा इसके बाद इसका नाम पद्मा ही होता है, यानी कि जमुना और पद्मा के मिलने के बाद इसका नाम क्या होता है, पद्मा ही रहता है। फिर बांग्लादेश की एक नदी और आती है जिसका नाम है मेघना नदी। तो मेघना नदी और पद्मा नदी के मिलने के बाद इसका नाम मेघना हो जाता है, चेंज हो जाता है। और मेघना ये जो नदी है क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, जो क्या है, सुंदरबन का डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, जो नदियां अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं और समतल मैदान में पहुंचती हैं तो वहां पर उनकी गति धीमी होने के कारण जो अवसाद हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। एक जगह इकट्ठे होने की वजह से जो नदी है वो क्या करती है, दो धाराओं में बढ़ जाती है। ऐसे ही अवसाद धीरे धीरे इकट्ठे होते जाते हैं और ये अपनी धाराएं 1 से 2, 2 से 3 ऐसे बढ़ती जाती हैं। और ये इन्होंने इस तरह से सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किया है और इसके बाद से ये क्या करती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर ये नदी गिर जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताने का प्रयास किया। एक बार हम फिर से समझ लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए हमने शुरू किया था कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये चेमा यंगडोंग ग्लेशियर यानी यांगसी ग्लेशियर के पास से ये नदी निकलती है। तिब्बत में इसको बोलते हैं यारलुंग सांगपो नदी। और फिर ये जो भारत में प्रवेश करने से पहले एक कैनियन का निर्माण करती है जिसको हम बोलते हैं सांगपो कैनियन। सांगपो कैनियन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सांगपो नदी पर है इसलिए सांगपो कैनियन। ठीक है, कैनियन मैंने आपको बताया पर्वत को काट कर ये नदी बहती है और काटती जाती है और गहराई करती जाती है, तो कैनियन का निर्माण होता है। फिर उस का नामचा बारवा पर्वत है उसके पास से उसको काटती है और भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश यांग्याप दर्रा से प्रवेश करती है और वहाँ पर ही क्या बनाती है, गौर्ज दिहांग। दिहांग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग क्या, गौर्ज क्या है, कैनियन का छोटा रूप है। ठीक है, फिर इसके बाद इसका जो नाम है स्टार्टिंग में सियांग रहता है, जो सियांग जिले में सियांग कहते हैं, उसके बाद से इसको दिहांग कहा जाता है। और फिर इसके बाद इसकी एक सहायक नदी आती है। देखिए ये जो नदी है वो इस साइड को जा रही है और इस साइड से जो आने वाली नदियां हैं वो दाएं हाथ की नदियां हैं यानी राइट ट्रिब्यूटरीज हैं, और जो इस साइड से लेफ्ट साइड से जा रही हैं इस साइड से वो क्या है, बाईं तरफ की नदियां यानी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो ये जो नदियां बाईं तरफ की नदियां आ रही, दिबांग नदी आई है। जो दिबांग नदी है वो क्या, पासीघाट, असम का एक जगह है पासीघाट, वहाँ पर ये नदी आकर मिलती है। और फिर इसके बाद एक लोहित नदी आती है जो कि जिसे खूनी नदी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि लाल मिट्टी होने के कारण इसका जो रंग है वो लाल सा दिखता है। और लोहित नदी है, इस पर एक बहुत ही बड़ा पुल बना हुआ है, भारत का सबसे बड़ा पुल भूपेन हजारिका सेतु, जिसकी जो कुल लंबाई है 9.16 किलोमीटर है। जो ढोला को सदिया से जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको ढोला सदिया भी कहते हैं। भूपेन हजारिका मैंने बताया इनका संबंध असम से है, ये कवि हैं, गायक हैं और इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। ठीक है, याद रखें। इसके बाद फिर ये जो है आपको एक महत्वपूर्ण पुल मिलता है जैसे धेमाजी और डिब्रूगढ़ को जोड़ने का काम करता है। इस पुल का नाम क्या है, बोगीबील ब्रिज, जिसकी कुल लंबाई है 4.94 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि इसमें एक बाईं तरफ की सहायक नदी आती है बूढ़ी देहिंग नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र में आकर ये मिल जाती है। और फिर इसके बाद हमने देखा कि ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, इसमें एक आइलैंड बना हुआ है जिसको क्या कहते हैं, माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, रिवर आइलैंड है, जिसको 2016 में जिला घोषित कर दिया गया है। उसकी जो जनसंख्या है वो 1.6 लाख जनसंख्या हो गई है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें राइट साइड की एक नदी आती है सुबनसिरी नदी, जिसको गोल्ड रिवर भी कहते हैं, जो कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक
नदी है और ये कहाँ पर, असम के लखीमपुर में आकर ब्रह्मपुत्र में ये नदी मिल जाती है। ठीक है, ये असम का भाग है, असम में मैदानी भाग है और इधर से ये पहाड़ी भाग है। ठीक है, ये मैदानी भाग है पूरा। इसके बाद सुबनसिरी के बाद एक नदी आती है धनसिरी नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र में आकर ये मिल जाती है। ये राइट साइड लेफ्ट साइड की नदी है। फिर उसके बाद एक नदी है महत्वपूर्ण नदी मानस नदी। इस नदी के पास में मानस नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, और इसमें क्या होता है, एलिफेंट रिजर्व यानी कि हाथियों का संरक्षण किया जाता है। टाइगर रिजर्व भी है, यानी कि टाइगर का भी संरक्षण किया जाता है। और इस क्षेत्र को यूनेस्को ने विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। कब? 1985 में, 1985 में। ठीक है, तो ये मानस नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर एक नदी आती है संकोच नदी, वो ब्रह्मपुत्र में आकर ये नदी मिल जाती है। इसके बाद एक नदी आती है जो मेघालय के पठार से जो निकलती है, और ये मेघालय असम से होते हुए ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ये एक जो कोबली नदी है, इस नदी किनारे कामरूप नगर बसा हुआ है, यानी कामरूप मंदिर काफ़ी फेमस मंदिर है, वो इसी नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं तो देखिए आगे इसकी एक सहायक नदी है जो राइट साइड से आती है, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जिसका जो उद्गम है वो सिक्किम से होता है। सिक्किम में जैमू ग्लेशियर है, हिमानी है, वहाँ पर चोलामू झील से होते हुए ये नदी आती है, और ये बांग्लादेश के रंगपुर में जाकर ये नदी मिल जाती है जमुना में। क्योंकि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? जमुना, इसलिए जमुना में ये नदी मिल जाती है। तीस्ता नदी के बारे में मैंने आपको बताया कि 1787 से पहले गंगा की सहायक नदी थी, यानी 1787 से पहले ये गंगा नदी में जाकर मिलती थी, है ना, इस साइड से इधर को। लेकिन इसके बाद से इसने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया और ये किस में, आपके बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर मिल जाती है। तीस्ता नदी के बारे में बात करें तो इसकी एक सहायक नदी है रंगीत नदी, जो रंगोत हिमनद यानी रंगोत हिमानी से नदी निकलती है, जो सिक्किम में ही है, वहाँ से नदी निकलती है। इसके बारे में विशेष मैंने बात बताई कि ये जो नदी है रिवर राफ्टिंग के लिए फेमस है, यानी कि ये नदी छिपरकाओं पे बहती है, यानी छोटे छोटे जलप्रपात बनाती है, जिससे इस पे बहना, यानी कि जो हवा से भरी हुई कपड़े की या एक विशेष प्रकार का कपड़ा होता है, ठीक है, जिसपे लोग रिवर राफ्टिंग करते हैं, आपने देखा होगा। इसके बाद इसमें एक और सहायक नदी आती है, यानी कि भारत की महत्वपूर्ण नदी जिसे हम कहते हैं गंगा, जिसे बांग्लादेश में क्या बोला जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ये जो पद्मा जमुना में जब मिलती है, जहाँ पर मिलती है वो जगह है चांदपुर, कहाँ पर? बांग्लादेश में। और मिलने के बाद इन दोनों एक धारा हो जाती है और इसका नाम क्या रहता है? पद्मा ही रहता है। ठीक है, मेघना नहीं होता है, याद रखें। फिर पद्मा जब आगे बढ़ती है तो इसमें बांग्लादेश की एक नदी आकर मिलती है मेघना नदी, और मेघना नदी के मिलने के बाद पद्मा और मेघना के संगम के बाद इसका नाम मेघना हो जाता है। और फिर ये क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले ये डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं? सुंदरबन का डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और डेल्टा बनाने के बाद ये क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, और हमने देख लिया है ये सारा कुछ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ब्रह्मपुत्र की जो कुल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये इसकी जो लंबाई है वो चाइना में है, उसके बाद असम में है। ठीक है, उसके बाद ये बांग्लादेश में है, फिर इधर ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो आई थिंक हमने ये सारे जो फैक्ट हैं इस नदी के बारे में आई थिंक समझ लिए हैं, और आपको काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो मैं और भी बनाऊंगा, और मैं अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा भारत की प्रायद्वीप नदियां, यानी कि हम नदियों को पूरा सेगमेंट कंप्लीट करेंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि नेक्स्ट जो लोग हैं और भी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।